हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया गया था पहले उसको सॉल्व करते हैं। ये है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पर है हमारा मेन क्वेश्चन। बोला है ना यहाँ पर k/2 + 2 इसका घात जो है ना 8। इसका मिडिल टर्म इतना दिया है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। n = हमें कितना मालूम है, n = 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि T5 = क्या हो जाएगा 8c4 k/2 n - r, यानी कि 8 - 4, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 ही होगा। b2 घात 4 8c4 k की घात 4। यहाँ देखिए 2 की घात 4 है, ये भी 2 की घात 4 हो जाएगा, तो दोनों तो खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या k की घात 4, k की घात 4। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, क्या हो जाएगा यहाँ से ठीक है। यहाँ तक 6 4 जा 4 2 जा, k की घात 4 छूट गया था। 2 7 जा 14, 14 में 5 से करेंगे 70। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देखिए यहाँ पर माना 1/√6 प्लस बीटा एक्स घात 4 है। अगला देखेंगे तो 1 - 3 बीटा एक्स इसकी घात 2 है। ठीक है, एंड 1 - बीटा/2 एक्स घात 6। ठीक है, अगला जो है ना कि वेयर, जहाँ यहाँ पर बीटा जो है ना वो 0 से बड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि प्रसार में, अब खुद से देखिए, हम स्लो में हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, के प्रसार में जो मिडिल टर्म्स है ना के गुणांक क्रमशः 1 AP के पहले 3 टर्म हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये पहला था आपका, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है ना, आगे बोला क्या है कि प्रसार में जो मिडिल टर्म्स है ना उसके गुणांक क्रमशः 1 AP। आगे के बाद में देखेंगे, फिलहाल ये तीनों देखिए। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना उसको हम यहाँ पर लिख दिए। पहला में देखेंगे तो 1/√6 प्लस बीटा एक्स घात 4, जो कि पहला लिखा हुआ है तो इसको हम ए मान लिए। ठीक है, ये सब मानने से कोई ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए 1 - 3 बीटा एक्स की घात 2, इसको बी मान लिए। 1 - बीटा/2 एक्स एंड घात इसका 6, इसको जो है ना सी मान लिए। ठीक है,
ठीक है। यदि ए बी सी ए पी में है तो हम भी जानते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। ठीक है, अगर ए पी में है तो। अब इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से। बस ये मान लिए बी सी, बड़ा बड़ा इतना दिख रहा था ना, ये सब इतना बड़ा बड़ा, तो इसको जो है ना एक छोटा सा टर्म में ए बी सी में हम कन्वर्ट कर लिए और फिर यहाँ पर उसी चीज़ को लिख दिए ए बी सी। अगर ये ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। जैसे बनाते हैं ना उसी टाइप से, चाहे तो आप भी बनाइए, आप बनाइए। यहाँ पर पहला हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ देख रहे हैं ये वाला 1/√6 प्लस बीटा एक्स की घात 4। यहाँ पर उसको लिखे हैं 1/√6 प्लस बीटा एक्स की घात 4। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके प्रसार में हमें मिडिल टर्म क्या करना है, निकालना है। मिडिल टर्म निकालना है, पर मिडिल टर्म का गुणांक होना चाहिए। तो जैसे हम लोग निकालते हैं ना उसी टाइप से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिख रहा है, आपको कितना दिख रहा है, n इज इक्वल टू 4 है ना, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 क्या है, एक इवन है, और जब ये सम है यानी कि 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है तीसरा वाला टर्म आपको मिलेगा, कौन सा, मिडिल टर्म मिलेगा। तीसरा वाला टर्म मिडिल टर्म मिलेगा, तो T3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये A है ये B है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C2, यहाँ पर 1/√6 घात n माइनस r होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2। B देख लीजिए क्वेश्चन में, B बीटा एक्स। ठीक है, बीटा एक्स घात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना देख लिए होंगे। 4C2 6 मल्टीप्लाई ये वाला और ये वाला, बीटा स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया। बचा क्या, बचा यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिए, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी बीटा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बचा। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, मिडिल टर्म्स के गुणांक, गुणांक बोला है ना, ये आगे का बात बाद में, पहले देखिए मिडिल टर्म्स के गुणांक बोला है ना, तो यहाँ पर हम बीटा स्क्वायर लिख दिए। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको नहीं, इसको हटा दिए, क्यों, क्योंकि गुणांक में ये एक्स वाई जेड नहीं आता है, ये बात आप जानते हैं। तो ओनली बीटा स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए ए कहाँ से आया, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको अभी सॉल्व किए हैं, इसी का ना अभी मिडिल टर्म्स निकाले हैं, कि मिडिल टर्म्स कौन सा होगा, तो तीसरा होगा, अभी निकाले हैं, तो इसको हम ए माने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी का तो यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ से हम ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर लिख दिए हैं, उसी को ना ए माने थे, तो ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अगला निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला था, इसका तीनों का हमें मिडिल टर्म्स निकालना है। तो हम क्या किए हैं, अभी पहला वाला का निकाल लिए, ये दूसरा वाला का जा रहे हैं निकालने सेकेंड में। n इज इक्वल टू, घात जो है ना यहाँ पर 2 है, घात 2 है, यानी कि ये सम है, यानी कि 2 का हाफ कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो फिर से 2 मिल जाएगा।
सॉरी, यानी इसका मिडिल टर्म्स कौन सा होगा, तो तीसरा पद होगा। ये ठीक है ना, 2C1, ठीक है। R जो है ना यहाँ पर 1 होगा, और ये A जो है ना 1 है, यहाँ पर खुद देख लीजिए ना, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर गुणांक कौन सा है, गुणांक यहाँ पर माइनस में 6 और बीटा है, एक से यहाँ पर गुणांक नहीं होगा, जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे। अब आपको पता है कि ये जो लिखे हैं ना, ये यहाँ पर देखिए, यही ना है ये वाला, इसको हम भी माने थे, ठीक है। b इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिए माइनस में 6 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला निकाल लिए मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म्स निकाल लिए, हाँ। क्या इसका निकाले हैं, नहीं, चलिए इसका निकालते हैं। n 6 है, 6 मतलब यहाँ पर 6 को अगर 2 से 6 का अगर हाफ बताएंगे तो 3 होगा, मतलब अब बताएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अच्छा चलिए, बताएंगे नहीं, होता क्या है, तो 2 होता है, सॉरी 3 होता है, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो यानी कि 4 हो जाएगा। 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 होगा ना, और प्लस में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। देखते रहिएगा। ठीक है ना। 6C3 यहाँ पर देखेंगे तो बीटा बाई 2 माइनस में सब है और x है, तो तीनों को बांट देंगे अपना 3, घात जो 3 है, और इस 1 का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि 1 है, ठीक है। 6C3 कितना होता है, 20। ये 2Q है ना, इसका मतलब क्या है, 8। ठीक है ना, देख लिए ना, 20 डिवाइडेड बाई 8 और बीटा का क्यू और एक्स का क्यू माइनस भी है। अब आपको पता होगा कि जो 3 नंबर पर था उसको हम सी माने थे, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2 और बीटा का क्यू, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो तीनों का हम लोग क्या किए, मिडिल टर्म्स का गुणांक निकाल लिए, सही बात है ना, ठीक है ना। तीनों का हम लोग क्या किए, मिडिल टर्म्स निकाल लिए, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था कि मिडिल टर्म्स का हमें गुणांक चाहिए, तो मिडिल टर्म्स का गुणांक हमें मिल गया है। अब आगे क्या करना है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोला है पर, मिडिल टर्म्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्रमशः, देखिए ध्यान से, क्रमशः एक एपी के पहले 3 पद हैं, ठीक है। तो पहले बात समझिए, क्या बोला है कि ये यहाँ पर देखिए, आप फिर से बता रहे हैं कि जो गुणांक है ना वो क्रमशः एक एपी के पहले 3 पद हैं, है ना। देख लीजिए आप, हाँ, हाथ हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रखे हैं ना कि यहाँ क्रमशः एक एपी के फर्स्ट जो 3 टर्म होगा ना, मतलब एपी में है, ठीक है। जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, क्रमशः एक एपी के पहले 3 पद हैं, तो अगर 3 पद हैं तो उसको तो यहाँ पर लिखे हैं ना, ये क्या लिखे हैं हम कि अगर वो 3 पद हैं ए बी सी,
AP में है तो हम लोग क्या जानते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, है ना। तो इसका यूज करते हैं, मतलब इसमें कुछ भी अलग कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन बोला है कि पहले आप मिडिल टर्म्स का गुणांक निकालिए, तो मिडिल टर्म्स का हम एक एक करके गुणांक निकाल दिए। A का निकाल दिए हैं, B का निकाले हैं, C का यहाँ पर अब देख ही रहे हैं। जब तीनों का निकाले उसके बाद हमें पता चला कि वो तीनों जो है ना AP में है। तो AP में है तो हमें ये पता है ना कि हाँ AP में जो होता है वो 2B इज इक्वल टू A प्लस C उस पर लागू हो जाएगा। इसका यूज क्यों करेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसका यूज क्यों करेंगे। AP में है तो आप किसी और चीज़ का यूज कर लेते, इसका ही क्यों करें, क्योंकि इससे हम बीटा का वैल्यू पता करना चाहते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बीटा का क्यू है, यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है। दूसरा वाला बताते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, पहला जो आया था वो बीटा का स्क्वायर आया है। क्या यहाँ पर हमें बीटा का वैल्यू पता है, नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू कितना है, -6 बीटा। क्या यहाँ पर हमें बीटा का वैल्यू पता है, नहीं। क्या करें तो पता करते हैं। 2b लिखा हुआ है यहाँ पर, b कितना आया है अभी तो आपको बताए थे ना -6 बीटा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इधर लेफ्ट साइड में लिख दिए हैं a इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आया था, b इज इक्वल टू -6 बीटा आया था, ठीक है। c का आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। लिखते हैं अब यहाँ पर b के प्लेस पर ठीक है ना। इसमें देख लीजिए यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बीटा यहाँ पर है, 2 बीटा यहाँ पर है, 3 बीटा यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, एक बीटा को कॉमन ले लेते हैं, जो कि हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, बस अब समझ लीजिए कि हाँ एक बीटा को कॉमन ले लिए। तो एक बीटा को अगर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ओनली -12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बीटा है तो एक बीटा बच जाएगा, -5/2। 3 बीटा है तो 2 बीटा बच जाएगा। एक एक बीटा हम कॉमन ले लिए, सीधी बात है। ठीक है, 5 बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा -24 इज इक्वल टू 0, ये वाला। इससे पहले वाला आई होप आप देख लिए होंगे। LCM निकाले हैं, देखिए यहाँ पर LCM निकाले हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये देखिए 2 से 12 में मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस में 24 आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है ना, शून्य निकाल रहे हैं जीरोज। 5 बीटा स्क्वायर प्लस का 10 बीटा माइनस में 12 बीटा माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 बीटा कॉमन लिए तो बीटा +2 हो जाएगा, है ना। तो 5 बीटा और बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 10 बीटा हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं। फाइव बीटा माइनस में 12 बीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। बीटा इज इक्वल टू 12/5, बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं। एक बात आपको यहाँ पर बताया गया था, आप खुद ही देखिए ना कि b जो है ना वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, b क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा। तो जो 2 वैल्यू आया है ना उसमें से किसको एक्सेप्ट किया जाएगा वो अभी बताते हैं। ठीक है, बीटा क्या है, 0 से बड़ा है,
तो वहाँ पर चलकर फिर से देखते हैं, फिर उसके आगे हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि एक AP के पहले 3 पद हैं। आगे क्या बोला है, यदि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है, D है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर 50 - 2D डिवाइडेड बाई B स्क्वायर है, सॉरी बीटा स्क्वायर। तो एक बात बताइए, पहले चलिए बताते हैं उधर। तो जैसा कि हमें मालूम है कि बीटा का वैल्यू जो है ना नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो ये वाला को नहीं लिया जाएगा, यही रहेगा 12/5। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। बीटा इज इक्वल टू क्या आया है, बीटा इज इक्वल टू क्या है, 12/5। तो अब एक एक करके सबका निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आया था सबसे पहला, याद है, सबसे पहला जो उसमें मिडिल टर्म जिसका निकाले हैं, सबसे पहला जो था ना उसका मिडिल टर्म निकाले हैं, तो उसका जो गुणांक आया था वो बीटा स्क्वायर आया था। ठीक है, (144 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। ठीक है, अगला निकालते हैं। याद है ना, b इज इक्वल टू कितना आया था, b का जो गुणांक आया था, मतलब जो सेकेंड वाला का जो गुणांक आया था वो कितना आया था, माइनस में 6 बीटा आया था। ठीक है ना, ये वाला -6 × 12/5 -72 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2 बीटा क्यों, ठीक है, 12/5 का यहाँ पर क्यों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 2 जा कितना होता है, सॉरी 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना होगा, 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 25। ठीक है ना, 2 8 जा 16 होता है, नीचे यहाँ पर 17 है, 1 हो जाएगा, 2 ऊपर से आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन को फिर से दिखाते हैं। हम आपको बोले थे ना कि हाँ हमें बीटा का वैल्यू पता करना है, तो बीटा का वैल्यू पता किए और तीनों में रख दिए, जो भी हमें मिडिल टर्म्स का गुणांक आया था उसमें रख दिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन आगे बोला है कि यदि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है ना, यहाँ पर देखिए D है, ठीक है ना, तो D अब पता करना होगा हमें, क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, तो 50 - 2D हम बोल रहे हैं ना, आप केवल देख लीजिए, 50 - 2D डिवाइडेड बाई B स्क्वायर है, यहाँ पर 50 - 2D डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, ये जो है ना बराबर है, यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से, 50 यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो 50 में तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 2D, D का वैल्यू क्या हमें पता है, नहीं, D का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो D का पता करना होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें पता करना होगा। यहाँ पर देखिए बीटा स्क्वायर का पता है, हाँ हमें बीटा का वैल्यू पता है तो निकाल लेंगे, पर हमें यहाँ पर क्या D मालूम है, नहीं D नहीं मालूम है, तो D को निकालना जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर बोला क्या है उस पर ध्यान रखिएगा कि जो मिडिल टर्म है ना उसके जो गुणांक हैं, देखिए जो मिडिल टर्म है उसके गुणांक क्रमशः एक AP के पहले 3 टर्म हैं, पहले 3 पद हैं, इसी 3 पद का यूज करके हम D निकालेंगे। आपको याद होगा यहाँ देखिए कि जब A इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, B स्क्वायर आया था, है ना, मतलब पहला जो जिसको सॉल्व किए थे ना, पहला का प्रसार मतलब जो सॉल्व करने के बाद वहाँ मिडिल टर्म पता किए थे तो B स्क्वायर आया था, सॉरी बीटा स्क्वायर आया था। ठीक है, बीटा स्क्वायर आया था, तो इसी का यूज करना है। बोला है ना कि प्रथम 3 पद होगा, फर्स्ट के AP के फर्स्ट 3 टर्म होंगे, जो गुणांक आया है ना वो AP के फर्स्ट के 3 टर्म होंगे, बात को सुनिए। ठीक है, जो गुणांक आया है तो गुणांक बीटा स्क्वायर पहला आया था,
फिर उसके अगले वाला क्या आया था, यहाँ पर देखिए माइनस में 6 बीटा, अगले वाला क्या आया था माइनस में 5/2 बीटा का क्यूब। ये तीनों ना, यही ना 3 आया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो 3 जो आया है ना, ये गुणांक ही ना था, एक्स को हम उसी टाइम हटा दिए थे, ये केवल हम यहाँ पर कोफिशिएंट लिखे हैं। तो ये जो गुणांक आया है ये क्या है, एपी में है, और उसमें बोला भी है कि एपी के फर्स्ट 3 टर्म है। अब हमें डी निकालना है, तो इसी का यूज करके निकालेंगे, क्योंकि बोला है ना फर्स्ट 3 टर्म है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखते हैं, डी पता करने के लिए d इज इक्वल टू बी माइनस ए, सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। सही बात बोल रहे हैं ना, सॉरी, ऐसा ही ना निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 2 से तो हम लोग निकाल ही लेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरा में से पहला को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा आंसर। d इज इक्वल टू बी माइनस ए, b कितना मिला हमें, माइनस में 72 डिवाइडेड बाई 5। a कितना मिला, वन 144 डिवाइडेड बाई 25। डी का वैल्यू हमें क्या पता चला, माइनस में 504 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब डी पता चल गया, फिर से क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए लास्ट में ये जो बोला है ना, ये जो एपी है इसका हमें कॉमन डिफरेंस डी है। आगे क्या बोला है कि 50 माइनस 2d डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, सॉरी। तो अब इसको जो है ना, सॉरी, अब इसमें जो है ना डी का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, 50 माइनस 2d डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई डी कितना आया था, माइनस में 504 डिवाइडेड बाई 144, सॉरी 25 आया था। यहाँ पर देख लीजिए, लिख दिए 2 इंटू माइनस में 504 डिवाइडेड बाई 25। क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पर देखिए अब बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर कितना आया था 144 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, 57 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, चलिए इसको बताते हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 3x + 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी घात जो है ना 2n है। क्या बोला है कि एक्सपेंशन में, प्रसार में मिडिल टर्म फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो आपको एक बात बताया गया था कि अभी जो है ना हम लोग किसको निकालना सीखे थे, a + b इसकी घात n, इसको निकालना सीखे थे, है ना। मतलब हम लोग किसका पता, मिडिल टर्म किसका पता करना सीखे थे, a और b, मतलब 2 अगर टर्म रहेगा ना तो उसका मिडिल टर्म जो बताया गया था कि n जो अगर सम रहेगा तो उसका हाफ कर देना है, उसमें 1 ऐड कर देना है ना, ऐसे बताया गया था। तो किसके लिए बताया गया था, 2 टर्म के लिए। पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से तो अधिक टर्म है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करके 2 टर्म के रूप में लाइए। ठीक है, हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। यहाँ पर एक बार लिखते हैं, वन + 3x + 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की घात 2n, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से, 1 + x की घात q और इसकी घात 2n, ये हम q लिखे हैं। ठीक है, 3 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको इतना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इतना आपको मिल जाएगा।
ये जो ऊपर इतना लिखा गया ना ये मिल जाएगा आपको 1 + x इसकी घात क्यू, ठीक है। और जो 2n है पावर में वो 2n हम रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1 + x, ओ सॉरी 1 छूट गया, 1 + x घात हो जाएगा 6n, ठीक है। 1 + x घात मल्टीप्लाई कर दिए तो 6n हो गया। अब आप बना सकते हैं, बनाइए। 2 टर्म हो गया, घात 6n है, बनाइए। जैसे बनाते हैं उसी टाइप से बनाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। घात 6 है ना, तो 6 क्या है, सम है, तो सम के जैसा है वैसा ही बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। n = देखेंगे तो कितना आपको दिख रहा है 6n। ध्यान से देखिएगा, मिडिल टर्म इसका कितना हो जाएगा, कौन सा टर्म आएगा मिडिल टर्म, तो ये जो 6 है, 6 क्या है, सम है। 6 का हाफ करेंगे तो कितना आपको मिलेगा 3, यानी कि 3n हो जाएगा। सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर बता दे रहे हैं। क्या लिखे हैं हम यहाँ पर 6n / 2, पहले हाफ कर दें फिर उसमें 1 ऐड कर दें। क्या आ जाएगा यहाँ से t, कौन सा टर्म, 3n + 1वां टर्म, ठीक है। अब पता भी कर लेते हैं। ठीक है 6, ये ठीक है, देख लिए ना। सिक्स एन सी 3n x की घात 3n, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आगे जो लिखा हुआ है इसमें है कि a + b की घात n, ठीक है। n बिलोंग्स टू n बोला है ना, प्राकृत संख्या बोला है। इसके एक्सपेंशन में, प्रसार में जो महत्तम संख्यात्मक वैल्यू वाला, देखिए यहाँ पर महत्तम लिखा है ना। महत्तम का मतलब, महत्तम नहीं समझे, महत्तम का मतलब है यहाँ पर ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। महत्तम यानी ग्रेटेस्ट वाला संख्यात्मक वैल्यू वाला टर्म, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ देखिए x + y की घात 10 है, ठीक है। पहले इसका हम प्रसार लिखे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिए, इसमें देखना क्या है, अब सीधा देखिए कि हाँ ये प्रसार लिखा है, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट का साइन है और फिर लास्ट वाला लिख दिया है, ठीक। अब इसमें हमें क्या बताना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि जो ग्रेटेस्ट, इसको समझिएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, महत्तम मान वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। द्विपद जो गुणांक है ना, हम करें कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल, सॉरी महत्तम वाला मान है ना, सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर घात कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। घात 10 दिख रहा है तो 10 एक सम है ना। तो सम यानी कि आधा हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना। सिक्स आ जाएगा ना, है ना। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है जो मिडिल टर्म होगा वो T6 होगा,
जो कि सबसे बड़ा होगा। आपको भी पता है ना कि वही सबसे बड़ा होता है जो मिडिल टर्म होता है, तो इसलिए हम मिडिल वाला टर्म ही खोज लिए। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक पूछा है, तो हम क्या लिख दिए, द्विपद गुणांक के रूप में यही ना होगा, सी के रूप में द्विपद गुणांक होता है, तो 10c5 हो गया, ठीक। बाकी हमें ये पता करना था कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वो तो मिडिल टर्म ही होगा, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत इजीली बता दिया गया कि हाँ बड़ा क्या होगा, तो मिडिल वाला टर्म होगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है x प्लस वाई, इसका घात यहाँ पर 10 है, पर हम क्या किए कि x के प्लेस पर अब 2x दे देंगे और y के प्लेस पर 2y। ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y लिखा गया है, ठीक है। 2x प्लस 3y की घात 10 है। अब इसका प्रसार लिखा गया है यहाँ पर देखिए, जैसे इसका प्रसार लिखे हैं वैसे ही इसका भी प्रसार लिखा गया। पर यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि बताइए सबसे बड़ा घात कौन सा होगा, कि महत्तम द्विपद गुणांक कौन सा होगा, समझ रहे बात को। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, इसमें पूछा जाएगा कि महत्तम गुणांक कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला हम कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका पूछे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट का। पहली बात कि आप यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ओनली x था, यहाँ पर ओनली y था, तो इसमें जो मिडिल टर्म आया था कौन सा आया था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाँ 6 वाला, जो कि T6 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ना 10c5, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना। ये 10c5 हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या इसके साथ में कुछ और है, नहीं है। पर वही चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पर देखिए हम सॉल्व आगे किए भी हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला टर्म आपको दिख रहा है, पहला टर्म को यहाँ पर देखिए सॉल्व किया गया तो 10c0 2 की घात 10 हो गया और x की घात 10 बाहर हो गया। आपको जैसा कि बताया गया था कि हाँ बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ x y ये सब नहीं होता है, वो c के साथ रहता है, और अगर कोई यहाँ पर और भी कोई संख्या के रूप में है तो उसको, जैसे यहाँ पर 2, ध्यान से देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 10c0 है, 2 और 2x का जो पावर है वो 10 है, तो 2 के लिए भी 10 हो जाएगा, x के लिए भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 10c0 2 का घात 10, और इसको ब्रैकेट में डाल दिए और यहाँ पर x की घात 10। क्यों, क्योंकि हमें क्या बताना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है। बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है यानी कि x को अलग करना पड़ेगा, तो x को अलग कर दिए हैं। उसी टाइप से सेकेंड वाला में भी लिखे हैं, देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला में, यहाँ पर देखिए x की घात 9 और y बाहर कर दिए हैं, और ब्रैकेट के अंदर किसको रखे हैं, c मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट, और साथ में जो संख्या के रूप में है उसको रखे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि बताइए इसका जो द्विपद गुणांक है वो सबसे बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इसका मिडिल टर्म खोज लेते हैं और वही सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी घात अब देखेंगे 10 है, 10 है ना, 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, जैसा कि अभी पिछले वाला में किए थे। यानी कि जो 6 वाला टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, समझ आया ना। 6 वाला जो टर्म होगा ना वही मिडिल टर्म हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, द्विपद गुणांक, जो कि सबसे बड़ा हो जाएगा। पर ये बातें इसके लिए लागू हुआ था, ये जो अभी यहाँ पर बताया है ना ये वाला, इसके लिए हुआ था, क्योंकि यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है, x के साथ में नहीं है। इसी चीज को आप खुद देखिए ना कि यहाँ पर भी घात 10 ही है और यहाँ पर भी घात 10 ही है, तो इसमें भी छठा ही टर्म था, इसमें भी छठा ही टर्म आया, मिडिल टर्म। पर इसमें जो छठा टर्म आया, जो कि आपको पहले बताया गया था कि जो मिडिल टर्म होगा वही सबसे बड़ा टर्म होगा, पर क्या इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा टर्म मिडिल टर्म ही होगा, नहीं, यहाँ पर नहीं कह सकते। यहाँ पर आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना उसके साथ में यहाँ पर 2 के घात 10 भी है। इसमें अगर देखेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पर 10c1 है, साथ में ये भी है। इसमें यहाँ पर देखेंगे, इस देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी 10c2 है, साथ में ये है। लास्ट वाले में भी देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर c वाला है, साथ में ये है, यहाँ पर भी है, साथ में ये है। क्या इसमें ये चीज़ें था, क्या इसमें ये था, इसमें क्या आता था, केवल 10c9 आता था, या फिर 10c8, या फिर 10c10, इसमें यही सब आता था। इसमें क्या इसके साथ में कुछ और होता था, नहीं, यहाँ पर होता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही नहीं है x के साथ में क्या कुछ है, नहीं, y के साथ में है क्या, नहीं। यहाँ पर भी देखेंगे तो जो आंसर हम यहाँ पर लिखे थे अभी कुछ देर पहले ही ना लिखे हैं,
10C5, इस 10C5 के साथ में भी कुछ नहीं है। तो बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है ना, जो मिडिल टर्म होगा सब में ऐसा नहीं होगा। ये जो बोले थे ना कि मिडिल टर्म जो होगा ना, जो मिडिल टर्म होगा वही सबसे बड़ा टर्म होगा, द्विपद गुणांक होगा। ये चीज़ें सब में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि सी के साथ में और भी कुछ है। जब इसको आप 10C0 का वैल्यू निकालेंगे, 2 की घात 10 का निकालेंगे, फिर उसी टाइप से इसका भी अगर निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मिडिल वाला टर्म है ना वही सबसे बड़ा हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता सकते हैं। 2x + 3 की घात यहाँ पर 4 है। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका सबसे बड़ा मिडिल टर्म्स यानी कि हमारा मतलब है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप सीधा से इसको हाफ करेंगे, है ना। तो हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस में 1 ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि तीसरा वाला जो टर्म होगा वो सबसे बड़ा टर्म होगा, उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, अब बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं प्रसार, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। फिर उसके अगले वाले स्टेप यहाँ पर देखिए, इसमें मेन हमारा चीज़ है, यहाँ पर समझने वाला है कि 16x की घात 4 प्लस 96x की घात q प्लस 216x की घात 2 प्लस 216x प्लस 81। अब जरा इसमें देखिए कि कौन बड़ा है। हम आपसे कहे थे ना, यहाँ पर x² और xq को देखकर आपको नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से आपको हम जो पूछ रहे हैं ना बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में केवल डिजिट आएगा, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि संख्या आएगा। तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? एक 16 है, 96 है, 216 है, 216 है, 81 है। सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? 216, ये 216, मतलब 2 दिख रहा है। आपको क्या यहाँ पर बताया गया था कि इसका जो सबसे बड़ा जो टर्म होगा वो कौन सा होगा? वो तीसरा वाला होगा। यहाँ पर देखिए तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब लो, ये तो तीसरा ही आ गया। पर आपको एक बात और याद रखना है कि तीसरा के साथ चौथा भी है, जबकि सम में ऐसा होता नहीं है। सम में केवल हमें एक ही ऐसा पद मिलता है जो सबसे बड़ा होता है। ये बात आपको पहले बताया गया था। पर यहाँ पर तो 2 बड़ा पर टर्म आ गया, एक 216, एक 216। आप प्लीज यहाँ पर एक्स को नहीं देखिए, आपको बताया गया था ना बाइनोमियल कोफिशिएंट में एक्स को नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना है, केवल यहाँ पर नंबर को देखिए। 216 है, 216 है। क्या 2 आना चाहिए? नहीं। जब विषम रहा था तब ना आता तो चलता। यहाँ पर तो घात कितना आपको दिख रहा है? सम। तो इसका तो 2 आ गया। हम बस ये बताना आपको चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार मिडिल टर्म्स यही आए। ये तो मिडिल टर्म्स यहाँ पे बात नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो मिडिल टर्म होगा ना वही सबसे बड़ा होगा। मिडिल टर्म आपको कितना यहाँ पर मिला? तीसरा। तो ऐसा अगर लगेगा कि हाँ तीसरा वाला जो है ना वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पहले बताया गया था कि तीसरा जो टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ठीक है, सबसे बड़ा तो है, पर उसके साथ में चौथा भी है। ये बात तो आपको नहीं बताया गया था कि चौथा नंबर पर भी होगा। चौथा नंबर का बात नहीं है, मतलब ये बताया गया था कि जो मिडिल टर्म होगा ना वही सबसे बड़ा होगा। तो वो तो है, पर उसके साथ में एक और है ना। तो यहाँ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार मिडिल टर्म ही क्या हो? बड़ा हो। क्यों? यहाँ पर रीजन बस एक ही है कि यहाँ पर x और y नहीं है, यहाँ पर x के साथ में 2 है। तो ये जो 2 है ये तो मल्टीप्लाई होगा ना। अभी तो यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर 2 और 3, x और y यहाँ से हट जाता है। देखिए यहाँ पर x हट गया ना, जो इसके साथ जो यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर x के साथ में जो 2 है, ये 2 क्या हो गया? 10C0 में यहाँ पर 2 की घात 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। इसलिए कह रहे हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आए ना जिसमें x के साथ भी है, y के साथ भी है कोई डिजिट, तो ये जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म ही सबसे बड़ा टर्म होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी लिए, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप बात समझे कि नहीं ये जरूर बताइएगा कि बात समझे या नहीं। जो कहना चाह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार क्या होगा? जो मिडिल टर्म होगा वही सबसे बड़ा कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ये जरूरी नहीं है। रीजन क्या है कि इसमें x के साथ भी कुछ है और y तो नहीं है, पर y के प्लेस पे 3 है ना, तो ये तो एक डिजिट है। ये दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको यहाँ पर हम बताए हैं, इसमें हम पूरा तरह से नहीं लिखे हैं ना, या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको
सॉरी, इसमें आपको क्या बताया गया था, इसमें जो है ना आप देख रहे हैं ना कि इसमें 10C8, क्या इसमें कोई और यहाँ पर कोफिशिएंट सॉरी कोई और डिजिट आपको दिख रहा है? नहीं, केवल एक्स और वाई, और एक्स और वाई को तो लेते ही नहीं है, केवल सी वाला को लेते हैं, और सी के साथ में जो नंबर रहता है उसको ले लेते हैं। पर इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं, यहाँ पर एक्स के साथ में कुछ है ही नहीं, वाई के साथ में है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मिडिल टर्म ही सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 के साथ भी है, सॉरी एक्स के साथ में भी है, वाई के साथ में भी है, तो जो ये है ना ये वाला मल्टीप्लाई होता है। आपको यहाँ पर बताए भी थे कि देख लीजिए, यहाँ पर 10 से 0 और 2 की घात 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। सेकंड वाले में भी देखेंगे 2 की घात 9, 3 की घात 1, 10C1, तो जरूरी है 10C1 में हुआ ना मल्टीप्लाई। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन में, जब ऐसा हो तो ऐसा सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म ही सबसे बड़ा टर्म होगा। अब बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।